नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मोहन नौटियाल, इतिहास विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर देहरादून। आज हम बात करेंगे 1919 में पारित हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में, जो तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड और भारत सचिव मॉन्टेग्यू के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप पास किया गया था। यह 1858 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद कंपनी से सत्ता ब्रिटिश सरकार पर स्थानांतरित होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सहयोग की नीति का पूर्ण रूप से अनुसरण किया। उन्होंने इसको कार्य रूप भी दिया। 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम के द्वारा इन पारित करके इन्होंने भारतीयों को उत्तरदायी शासन की ओर लाने के लिए एक प्रयास किया, परंतु यह प्रयास पर्याप्त नहीं नजर आ रहा था। 1919 में इन्होंने आंशिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाते हुए, आंशिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत मतलब पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं, कुछ प्रतिशत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को, पार्शियली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत को अपनाते हुए एक अधिनियम पास किया, जिसको 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह सुधार असल में एक समिति, राष्ट्रवादियों के साथ मिलने के बाद एक समिति का निर्माण करने के बाद किया गया था। भूपेंद्र नाथ बसु, इसमें एक भारतीय भूपेंद्र नाथ बसु सम्मिलित थे। इसने एक मसौदा तैयार किया जिन सुधारों के आधार का अंतिम प्रारूप जुलाई 1918 में प्रकाशित किया गया, जिसे 1919 का भारत सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके अनेक कारण हमें नजर आते हैं। इन कारणों में सबसे पहला कारण जो है, पार्लियामेंट सुधारों में असंतोष माना जा सकता है। पार्लियामेंट जो सुधार थे 1909 के पार्लियामेंट सुधार थे, उनमें भारतवासियों का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। भारतवासी पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे। पार्लियामेंट सुधार ने उनकी आशा पर पानी फेर दिया था। इसमें सांप्रदायिक पद्धतियों को अपनाकर भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, जिससे भारतीय असंतुष्ट नजर आ रहे थे। इसलिए इस अधिनियम के ऊपर सुधार की एक आवश्यकता नजर आई इंग्लिश सरकार को, अंग्रेजों को, और उन्होंने 1919 में एक नया अधिनियम 1919 का भारत सुधार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लेके आया। दूसरा, सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उससे भी ऐसे लगने लगा कि ब्रिटेन की सरकार को लगने लगा कि कहीं भारतीयों में अत्यधिक असंतोष की भावना न पैदा हो जाए, इसलिए सुधार की जरूरत दिखाई देनी चाहिए, भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इन्होंने इस अधिनियम को लाने का प्रयास किया। सरकार के प्रति मुसलमानों के रुख में जल्दी ही परिवर्तन हो गया। प्रारंभ में सरकार के पक्षपाती नीतियों के चलते मुसलमानों को बहुत प्रोत्साहन मिला और ब्रिटिश सरकार की बहुत हद तक झुक गए। वो ब्रिटिश सरकार की ओर झुक गए थे। 1909 के अधिनियम या 1905 की विभाजन, 1909 के अधिनियम ने 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ने मुसलमानों को यद्यपि ब्रिटिश सरकार की ओर झुका दिया था। पृथक निर्वाचन की मान्यता ने अंग्रेजों मुसलमानों की मित्रता और घनिष्ठ बना दिया था, परंतु मुसलमान राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप जो इस बीच की जो घटनाएं घटित हुई 1917 में गांधी जी के आगमन के, 1916 में गांधी जी के आगमन के बाद धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आने लगा। लखनऊ अधिवेशन के बाद कांग्रेस के दोनों गुट एक हो गए। उस प्रकार से कहा जाए कि एक नवीनतम समाज की ओर हम जाने लगे, तो मुसलमानों का रुख भी राष्ट्रवादी होने लगा। तो अंग्रेजों के खिलाफ इनके रुख में परिवर्तन हुआ और तुर्की में जो बाल्कान युद्ध और इनके द्वारा जो तुर्की साम्राज्य को समाप्त, ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त, उस्मानी साम्राज्य को समाप्त करने का जो प्रयास इंग्लैंड के द्वारा किया गया, उससे मुसलमान पूर्ण रूप से इनके विरुद्ध हो गए और खिलाफत आंदोलन के, भारत में खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी, जो
मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में थोड़ा सा दूरी बनाने में कामयाब हुआ। दूसरे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध अगला कारण है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का साथ दिया, सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था कि वो स्वशासन प्रदान करेंगे, परंतु स्वशासन तो मिला नहीं, स्वशासन तो मिला नहीं। और उसके कारण से इन्होंने भारतीयों स्वशासन तो इन्होंने अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रदान करने का प्रयास नहीं किया, और भारतीयों को कुछ प्रतिशत शासन में भागीदारी जरूर इस अधिनियम के द्वारा देने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा केंद्रीय प्रस्तावित सदस्यों द्वारा ज्ञापन पत्र दिया गया। गोखले सबसे बड़ा इस अधिनियम का एक कारण हमें दिखाई देता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक राजनीतिक टेस्टामेंट जारी किया गया था। लॉर्ड विलिंगटन की प्रार्थना पर गोखले ने एक योजना बनाई जिसे गोखले का राजनीतिक टेस्टामेंट कहा जाता है। यह 1917 में प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए। गोखले के राजनीतिक टेस्टामेंट में बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए थे। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 से 100 होनी चाहिए। इसमें इन 4 में से 4/5 सदस्य निर्वाचक मंडलों के द्वारा निर्वाचित किए जाने चाहिए, चुने जाने चाहिए। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध है जर्मन संसद व कार्यपालिका के जैसा होना चाहिए। जो जर्मन के राइक्सटैग है उसके जैसा संबंध भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में होना चाहिए। इसमें बहुत सारी गोखले के राजनीतिक टेस्टामेंट में बहुत सारी बातों को स्थान दिया गया था। इन सबको ही भविष्य में 1919 के अधिनियम में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों जिन्ना, एस.एन. बैनर्जी, श्रीनिवास शास्त्री ने 1916 में एक मेमोरेंडम प्रदान किया, एक भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रदान किया, जिसमें विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ये मांग की गई। मताधिकार का विस्तार किया जाना चाहिए, मताधिकार की परसेंटेज बढ़ाई जानी चाहिए, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। धन विधेयक जो पास किया जाए उसको बजट को धन विधेयक के रूप में पास किया जाना चाहिए, और केंद्रीय विधान मंडलों को केंद्रीय मामलों का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी मांगी केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया गया, मांग की गई, जिसके बाद कांग्रेस और लीग ने भी एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की। कांग्रेस और लीग ने भी 29 दिसंबर को कांग्रेस ने और 31 दिसंबर 1919 को इनकी संयुक्त जो इन्होंने प्रस्ताव योजना प्रस्तुत की थी मॉन्टेग्यू के सामने, वो उसको प्रस्तुत किया गया, जिसको 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस ने और 31 दिसंबर 1916 को लीग ने पास किया। और इसमें बहुत सारे प्रस्ताव, जैसे सदस्य संख्या 150 करने को कहा गया, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष करने को कहा गया, 4/5 भाग निर्वाचक और 1/5 भाग मनोनीत करने की बात की गई। कार्यकारिणी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा रखने की बात की गई। इस प्रकार से ये कहा जाए कि एक बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव इसमें दिया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा संयुक्त रूप में दिया गया, जो एक बड़ा कदम हमें नजर आता है। मेसोपोटामिया की घटना, इसके अलावा ये कारण है, मेसोपोटामिया की घटना ने कांग्रेस को एक प्रकार से सरकार को इस अधिनियम को पारित करने के लिए पास करना पड़ा। मेसोपोटामिया घटना भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव, टर्की के विरुद्ध कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर थी, जिसमें पूर्णतः असफल रही। मेसोपोटामिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को दोषी ठहराया, भारत में राजनीतिक सुधारों की मांग की। इस प्रकार मेसोपोटामिया की घटना में भारत सरकार की भारत सरकार का फेल होना इंग्लैंड को गवारा नहीं हुआ, और उन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों की प्रारंभ किया। 1915 में विलियम ड्यूक जो बंगाल का भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसके द्वारा एक याचना पत्र प्रस्तुत किया गया, और वो भारत परिषद का सदस्य भी था।
उसने द्वैध शासन लागू करने का सुझाव, भारत में उन प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का सुझाव प्रदान किया जो आंशिक रूप से उत्तरदायी होगा। उसके विचार से यह मध्यांतरिक व्यवस्था होगी, क्योंकि एकाएक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत में संभव नहीं है। ये जो कुछ कारण थे, इसके अलावा एक 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई थी, मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा की गई जिसमें स्वशासन विकसित करने की बात की गई थी। स्वशासन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात की गई थी और चरणों के निर्धारण का अधिकार भारतीय स्वशासन के आधार पर निर्धारित किया गया था। वो जो एक ये चीजें हैं, इन्होंने भारत सुधार अधिनियम पारित करने में, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में मदद करी। भारत सरकार अधिनियम जब आया तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को समझने का विषय है कि इसकी प्रस्तावना में क्या गया। इसकी प्रस्तावना में 1917 की उस घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जिसमें ये कहा गया था, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग है, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए जो क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। 1917 की 20 अगस्त 1917 की वह घोषणा जिसमें भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी, उसको इसकी प्रस्तावना का आधार बनाया गया। भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। यह भी प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास करने की बात की गई। प्रांतों में स्वायत्त शासन के विकास के साथ ही प्रांतों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में जहां तक संभव हो को मुक्त करने की बात इसमें की गई। इसमें बहुत सारे मुख्य उपबंध हमें दिखाई देते। इसमें बहुत सारे हमें धाराएं दिखाई दी जिनके द्वारा भारत में कहा जाए तो एक नए परिवर्तन का दौर हमें नजर आने लगता है। इसमें सबसे पहले गृह सरकार में परिवर्तन किया गया, जिसमें 1793 में भारत सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, जबकि इस अधिनियम के बाद भारत सचिव को अंग्रेजी राजस्व से वेतन मिलने लगा। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन नजर आने लगा। राज्य सचिव के कुछ कार्यों को लेकर एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्च आयुक्त जिनको भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था को दे दिए गए। राज्य सचिव के जो कुछ कार्य थे वो उसके साथ एक नया पद जोड़ दिया गया जिसको भारतीय उच्च आयुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर कहा गया। उस पद को बनाया गया जिसको भारतीय राजस्व से वेतन दिया गया। ये जो हाई कमिश्नर था वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक सदस्य बन गया, जिससे कि भारतीयों की बातों को गवर्नर जनरल तक पहुंचाने में आसानी हो। प्रांतों में स्थानांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, यद्यपि केंद्र पर उसका नियंत्रण बना रहा। भारत सचिव का प्रांतों पर नियंत्रण कम हुआ और उस पर लेकिन केंद्र में उसकी भागीदारी, उसकी उपस्थिति को हम नकार नहीं सकते। इसके अलावा भारत सरकार में परिवर्तन किए गए। भारत सरकार में कार्यकारिणी में परिवर्तन किया गया। केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी जाए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में 3 भारतीय नियुक्त किए गए। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य एवं उद्योग विभाग सौंपे गए। मतलब कार्यकारिणी में बदलाव हुआ और 8 में से 3 स्थान भारतीयों के लिए निर्धारित किए गए, जिन्हें विधि मतलब लॉ, शिक्षा, एजुकेशन, श्रम और स्वास्थ्य और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दिए गए, जिससे कि वो इस संबंध में कार्य कर सके। यहाँ विषयों का पहली बार विषयों का बंटवारा किया गया कि विषय किस प्रकार से केंद्र, प्रांतों और केंद्र के बीच में विषय का बंटवारा किया गया। इस समय तक सभी विषयों पर केंद्र का अधिकार था और वह सभी विषयों पर आज्ञा दे सकता था, कानून बना सकता, परंतु नए सुधार 1919 के अधिनियम ने के अनुसार विषयों में केंद्र प्रांतों में बराबर में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों पर 100% गवर्नर जनरल का अधिकार था। इनमें विषय सम्मिलित थे जो राष्ट्रीय महत्व को होते थे अथवा एक से अधिक प्रांतों से संबंध रखते थे, जैसे विदेशी मामले, राजनीतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक संचार व्यवस्था, दीवानी, फौजदारी, कानून एवं कार्यप्रणाली इत्यादि। ये सभी मामले केंद्र की सूची में थे, जबकि प्रांतीय विषय जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, भूमिकर प्रशासन, जल संभारण, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था, कृषि प्रांतीय सूची में सम्मिलित थे।
इस प्रकार से दो सूचियां बनाएगी, केंद्र की सब्जेक्ट लिस्ट बनाएगी, एक केंद्रीय सूची और एक राज्य सूची। मतलब पहली बार एक विषयों का बंटवारा प्रांतों और केंद्र के बीच में हमें नजर आता है। इसमें विधान संबंधी परिवर्तन किया गया है। एक सदनीय साम्राज्यिक विधान परिषद के स्थान पर अब भारत सरकार 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। पहली बार केंद्र के अंदर दो सदन बनाए गए, एक सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट था, जबकि दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। वर्तमान में इनको लोकसभा और राज्यसभा मान सकते हैं। इस प्रकार से दो सदनीय व्यवस्था को बनाया गया, जिसमें राज्य परिषद स्टेट काउंसिल में कुल 160 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, जिसमें 33 सदस्य निर्वाचित होते थे और 27 सदस्य मनोनीत होते थे। लेकिन 33 सदस्यों में भी 18 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, 15 सदस्य विशेष या सांप्रदायिक निर्वाचन द्वारा निर्धारित किए जाते थे, जबकि 27 मनोनीत सदस्यों में 17 सदस्य शासकीय और 19 सदस्य गैर शासकीय निर्धारित किए जाने की बात इस अधिनियम में की गई। निर्वाचित सदस्यों में भी 11 मुस्लिम, 1 सिख और 3 यूरोपियन सदस्य के निर्वाचन की बात इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से की गई। इस प्रकार कुल 160 सदस्यों का एक सदन बनाया गया, जिसको इन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट कहा या राज्य परिषद का। दूसरा सदन इन्होंने विधानसभा बनाई, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, जिसमें 145 सदस्यों की बात की गई। इसमें कुल सदस्य संख्या 145 दी गई, जिसमें 105 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्यों को रखा गया। 105 जो निर्वाचित सदस्य थे, उनमें 53 सदस्य सामान्य निर्वाचन के द्वारा, 32 सदस्य सांप्रदायिक निर्वाचन के द्वारा और 20 सदस्य विशेष निर्वाचन के द्वारा निर्धारित किए गए। जबकि मनोनीत सदस्यों में 26 सदस्य शासकीय और 14 सदस्य गैर शासकीय निर्धारित किए गए। 14 सदस्य गैर शासकीय निर्धारित किए गए। इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य है, उसमें 3 मुस्लिम सदस्य और 2 सिख सदस्यों का निर्वाचन किया गया, जबकि निर्वाचन मंडल द्वारा जो 20 सदस्य विशेष सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा जिनका निर्वाचन किया जाना था, उनमें 9 सदस्य यूरोपियन, 7 सदस्य जमींदारों से और 4 सदस्य वाणिज्यिक हितों के निर्धारित किए गए। वाणिज्यिक हित में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैलकाटा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मद्रास चैम्बर्स, मुंबई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से निर्धारित किए गए। इस प्रकार से पूरे विधानसभा का एक खाका तैयार किया गया, विधानसभा और राज्य परिषद का एक खाका तैयार किया गया, जो एक नए परिवर्तन की ओर हमें दिखाई देता है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां प्रदान की गई, जिसमें विद्यमान कानून को, गवर्नर जनरल को अध्यादेश को रद्द करना और संशोधन करने के संबंधित विधेयक थे। विदेशी और देशी रियासतों से संबंधित विधेयक थे। स्थल, नौसेना, वायुसेना के अनुशासन बनाए रखने के विधेयक थे। सार्वजनिक ऋण और कर पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया। जनता के धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों का अधिकार दिया गया। एक प्रकार से ये कहा जाए कि इस अधिनियम में अनेक शक्तियां, अनेक विषयों पर विधेयक रखने का अधिकार दिया गया, जो एक प्रकार से इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को एक विधेयक या साम्राज्य की शक्तियों की रक्षा को, भय को, उस पर विचार करने पर रोक सकता था, और वो एक 6 माह तक के लिए क्राउन की अनुमति लेकर एक अधिनियम या अध्यादेश जारी कर सकता था। ये उसका विशेष अधिकार था, जिस विशेष अधिकार को इन्होंने पारित किया। इसके अलावा मताधिकार से, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मताधिकार सीमित किया गया। मताधिकार बहुत सीमित था। केवल वही लोग जिन पर 10,000 रुपए वार्षिक थी, आय 10,000 रुपए वार्षिक थी, अथवा जो न्यूनतम 750 रुपए वार्षिक भूमि कर के रूप में देते थे, उनको ही मत देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा प्रत्याशी को किसी विधान मंडल का अनुभव होना चाहिए, अथवा किसी विश्वविद्यालय में सीनियर के सदस्य होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ नियम इसमें रखे गए। करोड़ों की जनसंख्या में केवल 17,364 व्यक्ति मताधिकार का पात्र इस समय काल में बन पाए।
इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन की हायरार्की की स्थापना की। भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया, जिसमें कि जैसा मानफोर्ड रिपोर्ट में भी कहा गया है कि प्रस्तावना में दोहराया गया था कि प्रांत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे हम अपने उत्तरदायी को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक वैधानिक प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान कर सके। प्रांतों में द्वैध प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, द्वैध सांसद प्रणाली की स्थापना की गई। इस अधिनियम के बहुत सारे दोष हमें दिखाई देते हैं, जैसे मताधिकार बहुत सीमित था, 17,000 कुछ लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद में कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का कोई विभाजन संतोषजनक नहीं था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन को 2 स्वतंत्र भागों में बांट दिया गया, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित एवं स्थानिक होना भी अव्यवहारिक नजर आता है। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिससे दोनों के बीच में भविष्य में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। केंद्र और प्रांत दोनों संयुक्त उत्तरदायी नहीं बन पा रहे थे। दोनों के दोनों अलग अलग सोच, अलग अलग समझ के साथ हमें इस अधिनियम में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम में बहुत सारी त्रुटियां थी, जिनमें 3 मुख्य थी। पहली कि केंद्र में आंशिक रूप उत्तरदायी सरकार नहीं थी, दूसरी पृथक मताधिकार को सुदृढ़ नहीं किया गया, तीसरा प्रांतों में शासन को लागू किया गया। ये जो कमियां थी, इसने भविष्य में नए अधिनियम को लाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और संवैधानिक परिस्थितियां, यद्यपि ये कहा जाए कि ये एक प्रकार से भारतीय वर्तमान व्यवस्था की ओर एक कदम और था। इसमें पहली बार दो सभाएं हमें दिखाई देती, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट काउंसिल, जो आज हमें लोकसभा और राज्यसभा के रूप में नजर आती है। राजनीतिक प्रशिक्षण देने का एक तरीका इन्होंने भारतीयों को प्रदान किया, और उत्तरदायी सरकार तो नहीं दी, परंतु एक प्रकार से कहा जाए कि ट्रेनिंग जरूर भारतीयों को प्रदान की गई कि किस प्रकार से भारतीय भविष्य में अपने राजनीतिक महत्व को समझ पाएंगे और उसको बता पाएंगे। धन्यवाद।